तो मेजर न्यूज आज की क्या है कि आरबीआई ने इंजेक्ट किए हैं 25,000 करोड़ इन द बैंकिंग सिस्टम। क्या है ये सारा का सारा प्रोसेस जिसमें ऑक्शन इन्वॉल्व होती है, उसको डिस्कस करेंगे। एक मॉनेटरी पॉलिसी का आपका ये टूल है तो उसको भी देखेंगे। तो इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस, क्या ये सारे पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस के लिए इंक्रीज है? ऐसा नहीं है, अब इन डिटेल उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड रीजन क्या है कि क्यों पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। एंड नया जो CAPF बिल है वो इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसको भी देखेंगे। सो वेलकम टू CP क्लासेस। 21 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली आपकी न्यूज क्या कहती है? ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ऑन गाजा ओरली रिजेक्टेड बाय CBFC सेज डिस्ट्रीब्यूटर। तो बस आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मूवी का नाम क्या है। एंड CBFC की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन की बात की जाती है, हाईएस्ट अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू फिल्म सर्टिफिकेशंस इन इंडिया। ठीक है, फिल्म सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि कौन सी सर्टिफिकेशन मूवी को देनी है, UA सर्टिफिकेशन देनी है, एडल्ट सर्टिफिकेशन देनी है, या उसको बैन करना है। उसके पीछे का रीजन भी उनको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो जो मूवी है दैट वाज ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी फ्रॉम ईरान ओनली। ठीक है, जहाँ पर वो 3 साल पहले किसी एक लड़की की डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करती है ना। तो यहाँ पर आइडिया बिहाइंड दैट इज के यू कैन से CBFC ने इनिशियली जब बैन लगाने की बात की, अप्रूवल नहीं दी थी, कोई रिटर्न यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर नहीं दिया गया था CBFC के द्वारा, बट अब इन रिटर्न यहाँ पर दे दिया गया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया में बिगड़ सकती है एंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को टारगेटेड फील कर सकती है। एंड बिकॉज ऑफ यू कैन से के द रीजन कि हम यहाँ पर पीस को मेंटेन करना चाहते हैं इन द कंट्री ऑफ इंडिया, तो इस वजह से हम इस पिक्चर को बैन कर रहे हैं। ठीक है, द वॉइस ऑफ हिंद रजाब is the name of the movie. Then ट्रंप कॉल्स नेटो एलाइज कावर्ड्स ओवर ईरान इशू। तब ईरान को लेकर अगर आप देखो, नेटो की एलाइज एंड नेटो की जो नेशंस हैं, जो कि पार्टी हैं, यार आप कह सकते हो पार्टी भी क्या, नेटो नेशंस ही हैं। ठीक है, तो ये नेटो नेशंस की तरफ से पहले हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी वो यही की थी कि जो नेटो एलाइज हैं या इवन की नेटो कंट्रीज भी हैं, दे सम ऑफ देम आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, बट मेजॉरिटी ऑफ देम दे वांटेड कि ये नेटो की लड़ाई नहीं है। ठीक है, कि ये US और इजराइल की लड़ाई है, कि हम बीइंग नेटो नेशंस आल्सो वी आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इनटू दैट, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है एंड हम पीस एंड सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। बट आप ये देखो कि जो हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके क्लोजर की वजह से नेटो एंड उसके जो अलाई नेशंस हैं उनका काफ़ी सारा जो सामान है वो अटका हुआ है ना। वेसल्स जो है उनको भी शॉट डाउन किया गया है। क्यों? क्योंकि अब आप देखो स्पेसिफिकली कि जो नेटो है इट इज़ एन अलाई ऑफ USA ऑल्सो, क्योंकि नेटो मेंबर USA भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड स्पेसिफिकली ईरान की तरफ से यही स्टेटमेंट आई थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इट विल बी ओपन ओनली टू ऑल दोज नेशंस जो कि ईरान के अलाइज है, बट जो अब इजराइल एंड USA एंड उनके अलाइज हैं उनको यहाँ पर पास नहीं करने दिया जाएगा, उन वेसल्स को पास नहीं करने दिया जाएगा। सो इसी वजह से अगर आप देखो ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट यही आई है कि अब नेटो इज अ पेपर टाइगर एंड इन्हीं वजह से दे आर कावर्ड्स एंड दे विल रिमेंबर एंड USA विल ऑल्सो विल रिमेंबर। ये चीज उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो अब आइडिया इज कि इतने सारे वेसल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है नेटो नेशंस का एंड बाकी नेशंस का भी एज अ होल, तो यहाँ पर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नीड्स टू बी ओपनड। ठीक है, तो इसी वजह से अब अमेरिका ने इवन हेल्प भी किया। ही वांटेड के अमेरिका वांटेड कि किसी तरीके से नेटो अलाइज जो है इनके यहाँ पर साथ में आ जाए, ताकि जो सामान है या जो वेसल्स है दे कैन इजीली पास थ्रू। तो इसी वजह से जो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड नीदरलैंड्स, ठीक है, नेटो एंड अलाइज वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कि दे वर रेडी टू कंट्रीब्यूट फॉर अप्रोप्रिएट एफर्ट्स, के श्योर करना है कि हमें सेफ पैसेज मिल सके थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बट कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पर डिनाई किया है, दोज आर इटली, जर्मनी एंड फ्रांस। दे मेड क्लियर लेटर कि दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इमीडिएट मिलिट्री हेल्प, बट वो पोटेंशियल मल्टीलेटरल इनिशिएटिव के लिए तैयार हैं, बट वो तब होगा जब सीज फायर यहाँ पर हो जाएगी उसके बावजूद। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, उससे पहले दे आर नॉट रेडी टू कंट्रीब्यूट मिलिटरीली, दैट इज व्हाट दे वांटेड टू से। ठीक है, RBI इंजेक्ट्स 25,101 करोड़ इन बैंकिंग सिस्टम वाया द 3-day VRR ऑक्शन। ठीक है, तो अब ये VRR ऑक्शन के थ्रू यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंजेक्ट किए हैं 25,101 करोड़ जो ट्रांजिट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम थ्रू अ 3-day वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन। तो अब ये वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन क्या होती है? ठीक है, पहले मैं न्यूज़ समझा देती हूँ फिर इसके बारे में समझाती हूँ। RBI ने इंजेक्ट किए हैं कि जो फंड्स हैं उसको कट ऑफ किया जाएगा एट वेटेड एवरेज रेट्स ऑफ 5.26% एंड द सेंट्रल बैंक सेट कि उन्होंने जो रिलीज है वो लिक्विडिटी जो मतलब इंजेक्ट किया इन द बैंकिंग सिस्टम दैट इज मच लोअर, जो कि नोटिफाइड अमाउंट कितनी थी 75,000 करोड़ रुपीज की। अब एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला है सरप्लस लिक्विडिटी के अंदर बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि एडवांस टैक्स पेमेंट जो है वो लोगों ने कर दी हैं। ठीक है, एंड मार्च 17 तक अगर आप देखो तो RBI ने इंजेक्ट किए हैं 48,014 करोड़ लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम वाया द VRR। तो अब ये VRR क्या होता है?
एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो कि इसको अब लीड कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है ना। तो दे नीड टू एंश्योर, क्योंकि अब हम बैंकर्स बैंक जो है वो भी आरबीआई एग्जिस्ट करता है। अब लोगों ने यहाँ पर एडवांस टैक्स को भर दिया, तो इन केस अब एडवांस टैक्स को अगर उन्होंने भर दिया तो उनकी सेविंग्स के अंदर यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लोगों की परचेजिंग पावर अगर आप देखोगे वो भी कम होना यहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि हमें इतनी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट रखनी है ऑलमोस्ट हर एक के अकाउंट के अंदर, ताकि वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर सके, एटलीस्ट सेव कर सके। तो जो आपका सेविंग्स अकाउंट है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है फॉर द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ऑब्वियस सी बात है। बट अब लोगों के अकाउंट में अगर अब पैसा ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो अब बैंकर्स बैंक है दे नीड टू इनिशिएट, यानी कि आरबीआई नीड्स टू इनिशिएट कि एटलीस्ट बैंकिंग सेक्टर के पास कुछ तो पैसा यहाँ पर एग्जिस्ट करे, कुछ तो लिक्विडिटी एग्जिस्ट करे, ताकि वो इन्वेस्ट कर पाए और उससे मनी मल्टीप्लायर के थ्रू पैसा और कमा सके, है ना। तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए 1 से 14 दिन के लिए अगर आप देखो, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको एडिक्वेटली अप्लाई किया जाता है, ताकि जो पैसा है अब बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब ये पैसा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है थ्रू यू कैन से ऑक्शंस ऑल्सो, कि किस बैंक को कितना यहाँ पर पैसा जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब इसी वजह से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कितना पैसा आपको लिक्विडिटी, कितनी बैंकिंग सिस्टम को अपने बैलेंस शीट को असेस करने के बाद रिक्वायर्ड रहती है, उतना ही पैसा उनको यहाँ पर दे दिया जाता है एज पर द ऑक्शन या टेंडर्स जितने वो भरते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब एक वेटेड एवरेज यहाँ पर रखी होती है, दैट इज 5.626% इन दिस केस। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली अब जो पैसा है 14 दिन के लिए, अब आप सपोज कीजिए बैंकिंग सिस्टम के पास रहेगा, लिक्विडिटी उनके पास होगी, एंड वो शॉर्ट टर्म मनी किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करके अपने पास एडिक्वेट सप्लाईज रख सकते हैं इन द बैंकिंग सिस्टम, एंड द सेम मनी गोज बैक टू द आरबीआई। ठीक है, तो अब इसी वजह से आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म लोन की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कि हमें सिर्फ मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी है उस टाइम पे, एंड शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ानी है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज को भी ध्यान में रख रहे हैं ना, कि जो सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट ड्यू टू द लिक्विडेशन रेट, क्योंकि जो अब लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑलरेडी अपना शेयर लिक्विडेट करके जा रहे हैं, रुपये की सप्लाई मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। वेराज ऑन द अदर हैंड अगर हम लोगों की बात करते हैं, नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, इवन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, एंड इवन लोअर क्लास के लोग भी हैं, है ना, उनके पास इतना पैसा तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, और ऊपर से अब इनकम टैक्स के लिए अब हमारे पास यहाँ पर इशू आ गया, तो एडवांस टैक्स पे करने के बाद उनके पास कुछ पैसा ही नहीं बचा है कि अकाउंट में भी मैक्सिमम हो। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रन करने के लिए हमें VRR ऑक्शन एंड इवन VRRR ऑक्शन उसकी भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, VRR ऑक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो पैसा हम इंजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, एंड VRRR वर्ड अगर आप देख लेते हो जनरली, तो वो पैसा वापस लेने की भी तरीका होता है। ठीक है, तो दीज आर टू टूल्स फॉर द यू कैन से मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर जो और भी फॉल करते हैं। देन फॉरेक्स रिजर्व स्लिप्स $7 बिलियन। तो इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो $7 बिलियन से स्लिप हो गए हैं, एंड कितने हो चुके हैं, $709.759 बिलियन, एंड ये मार्च 13 के एंड तक की आपकी रिपोर्ट कहती है। तो प्रीवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ऑल रिजर्व्स जो कि अब पहले ड्रॉप हो चुके थे, कितना पहला हमारे पास जो ड्रॉप आया था वो और भी ज्यादा था, दैट वाज 11.683 बिलियन, जो कि अब 716.81 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो अब आप देखो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलीफ हमें देखने को मिल रहा है, कि पिछली बार से तो कम यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट एक जो किटी है दैट एक्सपैंडेड टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 725.725 बिलियन ड्यूरिंग द वीक एंडेड ऑन February 13 से लेके मार्च 13 के बीच में 2 बार आप देखो ये डिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली $18 बिलियन के आसपास का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंडिया का गिर चुका है। देन ईरान स्टेप्स अप अटैक ऑन इजराइल गल्फ एनर्जी साइट्स। ठीक है, तो अब क्या है कि ये रीजनल वॉर बन के तो रह ही गई है, हमें ये चीज़ पता है, बट अब इजराइल के ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, एंड ऊपर से नवरोज़ की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो नवरोज़ कल के दिन अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि रमज़ान जो है वो ख़त्म हुआ था, तो वो सेलिब्रेट ईरान के अंदर भी हुआ है। एंड इवन कि आप ये भी देखो जेरूसलम विच इज़ अ कॉमन पॉइंट फॉर 3 और 4 डिफरेंट रिलीजन्स, है ना, वहाँ पर भी मिसाइल्स आप देखोगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवरोज़ देखेगा, एंड इसराइल की गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी थी कि ईरानियन जो मिसाइल्स है दैट कैन हिट द पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो अब इसी वजह से ईरान जो है उन्होंने अब इजराइल के ऊपर अटैक करना तो शुरू किया ही हुआ है। ठीक है, बट गल्फ एनर्जी साइट्स जो इंपॉर्टेंट है गल्फ रीजन के अंदर, GCC नेशंस जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर अटैक करना शुरू किया है। एंड अप्रोक्सीमेटली आप देखो कि यहाँ पर ऑन फ्राइडे इट ब्रॉडन्ड इट्स अटैक टू सीरिया को भी इंक्लूड कर लिया है, हिट किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड रिस्पॉन्स यहाँ पर है बट इट डिस्क्राइब्स एज अटैक्स ऑन माइनॉरिटी ड्रूज पॉपुलेशन इन द सर्दर्न स्वीदा प्रोविंस। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को स्पेसिफिकली यहाँ पर टारगेट किया गया है। ठीक है, एंड ऊपर से अब इजरायली स्ट्राइक्स जो है लेबनान में बढ़ गए हैं। ठीक है, हुदीज के अगेंस्ट जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखो तो 1300 से ज़्यादा लोग जो है ईरान के अंदर मर चुके हैं अभी वॉर की वजह से। ठीक है, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है।
देन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री डिमांड स्वीपिंग पावर्स। स्वीपिंग पावर्स की अब रिक्वायरमेंट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को क्या पड़ गई, क्योंकि जो अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी पावर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि वो कोई भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग कोई भी इनिशिएटिव यहाँ पर प्लान कर सकती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वांट्स की जो अब एम्बिट है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है उसको भी इंक्लूड किया जा सके। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अब अगर आप देख रहे हो कि हमारे पास पहले एनर्जी सोर्सेज एग्जिस्ट करते थे जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड थे, बट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी वो टारगेट करके चल रही है कि 500 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करे बाय 2030, एंड उसका अगर आप देखो हाफ अप्रोक्सीमेटली 270 गीगावाट्स के आसपास इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यहाँ पर प्रोड्यूस वो कर भी रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स की वजह से प्रोड्यूस हो भी रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है कि हमारे पास एडिक्वेट ग्रिड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ग्रिड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि अगर आप करंट ग्रिड सिस्टम को यूज करके, ठीक है, जो कि इतना आप कह सकते हो कि लोड सह नहीं सकता है, उसी ग्रिड सिस्टम को अगर आप यूज करते हो एंड उसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को भी सप्लाई करना शुरू करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को भी सप्लाई करना शुरू कर सकते हो, तो उनका आप कह सकते हो कि वोल्टेज इतना ज्यादा है कि बहुत सारे ब्लैकआउट्स जगहों के ऊपर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, दे वांट ग्रेटर पावर, कि वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इट शुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेकिंग डिसीजंस, या एटलीस्ट उनका यहाँ पर से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको एम्बिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिया जाना चाहिए एक हिस्सा, जिसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके ग्रिड सिस्टम को कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले टाइम में प्लान किया जाना है, ताकि जो एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस कर भी रहे उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो सके। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर मुद्दा चल रहा है। तो जो मिनिस्ट्री है, दे वांट अ पावर टू डिजाइन इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, प्रिपेयर करें नोटिफाई बिडिंग गाइडलाइंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड फ्रेम करें टैरिफ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के लिए एंड द गाइड फॉर CERC मैटर्स रिलेटेड टू रिन्यूएबल्स। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने यहाँ पर फर्दर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बोला है कि कोऑर्डिनेट करो वाइल फ्रेमिंग रेगुलेशंस जो कि अब रिन्यूएबल एनर्जी से आते हैं, एंड दैट जो नेशनल कमेटी है ट्रांसमिशन वर्क की अंडर द मिनिस्ट्रीज गाइडेंस, एक सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल क्लेम है कि जो ट्रांसमिशन प्लान किया गया है यहाँ पर ट्रेडिशनली ऑन द टर्फ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर किया गया है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको भी इंक्लूड किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जब कोल के थ्रू यहाँ पर हमारे पास सप्लाई हो रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, तो अब इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को भी इनकलकेट इसमें किया जाना चाहिए। देन फाइट अगेंस्ट हेट स्पीच मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल, से सुप्रीम कोर्ट। तो केस में बेसिकली यहाँ पर यही था, पिटिशनर ने मांगा था कोर्ट के इंटरवेंशन अगेंस्ट द हेट स्पीच टारगेटिंग द ब्राह्मण कम्युनिटी, ठीक है। तो अब आइडिया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही दिया कि जो हम यहाँ पर हेट स्पीच की बात करते हैं, दैट शुड नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नो, दैट शुड बी फॉर द फेवर ऑफ ऑल। अगर हेट स्पीच की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सभी के लिए यहाँ पर होनी चाहिए, कि जब कोई एक पर्टिकुलर टारगेट बनती है कम्युनिटी तभी वो उठकर यहाँ पर क्यों आते हैं। बट वही पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट स्टेटिंग कि ब्राह्मण कम्युनिटी ने ऐसा कुछ किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वही पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरह से अगर किसी और कम्युनिटी को यहाँ पर रिमार्क दिए जाते हैं, तब उनको ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ना कि वो भी तो हेट स्पीच कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो क्यों ना फिर अब जिस कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोला जाता है, वो कम्युनिटी को एज अ होल शुड अंडरस्टैंड कि हम किसी और कम्युनिटी को कुछ यहाँ पर ना बोले, ठीक है, कि इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, कि अगर हेट स्पीच एक कम्युनिटी के लिए बोली जा रही है तो इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द कम्युनिटीज कि हम एक दूसरे को यहाँ पर रिस्पेक्ट करें ना म्यूचुअली। तो यहाँ पर हम एक एक मुद्दा एक एक कोर्ट के पास ये केसेस हम बढ़ाते जा रहे हैं पिटिशंस के थ्रू कि हेट स्पीच हो रही है हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट, कि हमें रिलीफ सॉर्ट करना है यहाँ पर, कि ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता, कि हेट स्पीच कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर ऑल, एंड जो हमारा लॉ है वो इक्वालिटी के बेसिस पे यहाँ पर चल रहा है सभी के लिए, है ना। तो कोई यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी को या तो फेवर नहीं किया जा रहा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं यहाँ पर बोला जा रहा, तो किसी एक कम्युनिटी को बोलना ही क्यों कुछ, कि कोई एक कम्युनिटी, अब सपोज कीजिए दो आपके ग्रुप्स हैं, है ना, 2 या इवन के 3 ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दैट सिनेरियो अब क्या होगा, ए ग्रुप के बारे में अगर सी ग्रुप कुछ बोलता है, ठीक है, एंड ए ग्रुप जो है वो बी ग्रुप के बारे में कुछ बोलता है, एंड बी ग्रुप जो है वो सी ग्रुप के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर बोलता जा रहा है, तो गलती पे तो तीनों ही है ना। तो तीनों के तीनों क्यों ना ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए कि हमें हेट स्पीच देनी ही नहीं है, हमें किसी कम्युनिटी बेस्ड जो कॉन्वर्सेशन है वो करनी ही नहीं है। तो अपने आप ही सबको यहाँ पर पता लग जाएगा ना कि हेट स्पीच वाला जो लॉ है वो इक्वली ABC के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बट अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट एक कम्युनिटी बोल रही है, वही कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ बोल रही है, दूसरी तीसरी के लिए बोल रही है और पहले के लिए भी बोल रही है, तो तीनों को ही यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हेट स्पीच का जो लॉ है अगर हमारे ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आपके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो इट शुड बी इक्वली फॉर ऑल, ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिकली बेनिफिटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि जब खुद ये चीज अगर आप कहते हो तो उसको सहने की भी हिम्मत रखो।
ठीक है, एक सिंपल सी यहाँ पर बात यहाँ पर बोली गई है। देन सेंटर रेजेस प्राइसेस ऑफ प्रीमियम पेट्रोल एंड इंडस्ट्रियल डीजल। तो अब यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेक्टर के अंदर बढ़े हैं एंड इंडस्ट्रियल जो डीजल है उसी के ही बढ़े हैं। नॉर्मल पेट्रोल जो कि ज़्यादातर लार्जर पब्लिक यूज़ करती है वो सेम ही रहे हैं एंड सेम ही रहेंगे आने वाले टाइम तक। ठीक है, इवन दो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। ठीक है, एंड जो हम देख रहे हैं कि गल्फ नेशंस के अंदर जो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एंड इसी वजह से जो हमारे पास रॉ क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बट अभी तक सरकार ने यही चीज बोली है कि फॉर द लार्जर पब्लिक, सिंस अब इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस लोअर थे तब भी जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं इंडिया, उन्होंने प्राइसेस लो नहीं किए थे, काफी प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने उस टाइम पे की थी। तो इस टाइम पे जो जनता है उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए, ये चीज है। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल एंड इंडस्ट्रियल जो डीजल है उन्हीं के प्राइसेस बढ़े हैं। तो प्रीमियम पेट्रोल में जो जिसमें हमारे पास हमारा XP95 आता है वो 2 रुपए से उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं एंड जो इंडस्ट्रियल डीजल है वो 22 रुपए पर लीटर उसका प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, और कोई यहाँ पर आपको जो चीज़ बोली गई है कि स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो बैरल है ब्रेंट क्रूड ऑयल का उसके प्राइसेस के अंदर कितने चेंजेस आए हैं पर डे के बेसिस पे, एंड उसके पीछे का रीजन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सिमिलर ही चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऑयल रिजर्व्स जिसको टारगेट किया जा रहा है, ये मेजर यहाँ पर रीजन नजर आता है। Then, hanging by a thread, West Asia conflict brings Kashmir-Iran carpet connection to spotlight. तो अब कश्मीर की जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत असर पड़ा है। एंड द रीज़न बीइंग कि जितने भी डिज़ाइंस हैं एंड इवन कल्चरल आइडेंटिटीज़ की भी जब हम बात करें तो कश्मीर का कनेक्शन जो है वो ईरान की कल्चरल आइडेंटिटी के साथ काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो स्टोरी है वो जाती है बैक टू द 16th सेंचुरी मुगल पीरियड के टाइम पे, 19th सेंचुरी में डोगरा पीरियड के टाइम पे, जहाँ पे जो ट्रेडर्स थे ईरान से वो कंसिडर किए करते थे कश्मीर को एज वन ऑफ देयर फेवरेट स्टॉप्स टू सेल गुड्स। ठीक है, तो इस वजह से कल्चरल इंटरमिंगलिंग एंड नॉलेज ट्रांसफर वहाँ पे उस टाइम पे हुई थी एंड यहाँ पर मेनली एलिट्स को ही अपने गुड्स बेचा करते थे। तो ईरान जो है वो अपने कारपेट्स या इवन की जो इंपॉर्टेंट महंगा सामान है वो कश्मीर के आप कह सकते हो अमीर लोगों को बेचा करते थे डोगरा रिजीम के टाइम पे एंड मुगल रिजीम के टाइम पे भी। एंड मुगल पीरियड के टाइम पे जो ईरानियन ट्रेडर्स हैं उन्होंने ट्रांसफर किए थे स्किल्स टू द कश्मीरी पीपल ऑल्सो, एंड ईरानियन ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने टेकन आर्टिजन्स फ्रॉम ईरान टू ईरान फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो। तो कश्मीर से भी लोग ईरान जाया करते थे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी। एंड यहाँ पर इसी वजह से अगर आप देखो जो खुद की ऑन गोइंग वॉर है, इसी वजह से इट हैज कास्ट इट्स शैडो ऑन फ्यूचर कोलैबोरेशन बिटवीन कश्मीर एंड ईरानियन आर्टिजन्स। तो इसी वजह से अगर आप देखो लास्ट ईयर श्रीनगर को नेम किया गया था एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द NGO वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो 14 ईरानियन सिटीज जो हैं क्राफ्ट सिटीज बाय द काउंसिल को ऐसे इस तरीके से घोषित भी की गई थी। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट द इंक्लूजन ऑफ श्रीनगर वुड लीड टू नॉलेज एक्सचेंज। द वॉर हैज ऑल्सो कास्ट अ शैडो ऑन दैट टू। ठीक है, कि ये नॉलेज ट्रांसफर जो है ये कंटिन्यूसली चलती जा रही थी, बट वो चीज़ अभी आप देख रहे हो कि उस वजह से इम्पैक्ट इसी वजह से देखने को मिल रहा है। एंड कौन सी इंपॉर्टेंट ईरानियन सिटीज़ हैं वो उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ करमनशाह, कशान, तबरीज, खोरासन, इश्फान एंड हमदान एंड अर्दाबिल। ठीक है, ये सिटीज़ जो हैं अब कश्मीर में रेप्लिकेट करती हैं ईरानियन डिज़ाइंस को एसोसिएटेड विद द सिटीज़, जो कि अब जहाँ पर डिज़ाइंस जो हैं इन्हीं सिटीज़ के यहाँ पर हैं वो कश्मीर के अंदर रेप्लिकेट किए जाते हैं। इंडिया में ही उनको बेचा भी जाता है, इवन एक्सपोर्ट का सामान भी कारपेट में किया जाता है व्हेन इट कम्स टू श्रीनगर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। देन सुप्रीम कोर्ट वार्न्स ऑफिशियल्स ऑन चंबल सैंड माइनिंग। वापस से सेकेंड टाइम सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट ऐसी आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ऑब्जर्व किया कि जो लेथार्जी है एंड इनएक्शन है बाय द 3 स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन सी 3 स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हमने चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया था कि ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ट्राई जंक्शन ऑफ 3 यू कैन से स्टेट्स, जहां पर आपका राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है एंड उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि अब सुओमोटो केस जो है इट रिमाइंडेड द सुप्रीम कोर्ट टुक द सुओमोटो कॉग्निजेंस। सो अभी रिमाइंडर भेजा गया है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जिनकी ट्राई जंक्शन पे सेंचुरी लोकेटेड है कि एवरी एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन अ प्रोटेक्टेड एरिया वुड अट्रैक्ट ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज अंडर मल्टीपल लॉज, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, then CAPF bill gives priority to IPS officers. Government says new law will curb unnecessary litigation. तो अब CAPF बिल जो है वो मोस्ट लाइकली यहाँ पर राज्यसभा के अंदर टेबल होने वाला है जब पार्लियामेंट सेशन दोबारा से रिज्यूम करेगा। तो अब इसके पीछे का आइडिया क्या है कि CAPF बिल के अंदर ना
CAPF बिल जो है अभी टेबल किया जाना है, उसके अकॉर्डिंगली अब जो हमारे पास IPS ऑफिसर्स हैं जो कि UPSC क्लियर करने के बाद बनते हैं, जब तक उनका डेप्यूटेशन का पीरियड होता है, ठीक है, डेप्यूटेशन का पीरियड होता है, मेजॉरिटी ऑफ देम उनको CAPF के अंदर भेजा जाएगा अंडर ग्रुप A सर्विसेज, ठीक है, ये चीज़ ये बिल आपको कहता है। वेर एज अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, उन्होंने बोला था, डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्पेसिफिकली टू होम मिनिस्ट्री, जिसके अंडर CAPF जो है वो ऑपरेट भी करती है, कि जो CAPF की अब हम बात कर रहे हैं कार्डर्स की एंड द पीपल जो आर दोज हु आर एम्प्लॉयज जो कि अब CAPF के अंडर काम भी कर रहे हैं, अब जो नंबर ऑफ IPS हैं इन द नेक्स्ट 2 years वो कम करने की रिक्वायरमेंट है इन CAPF। क्यों? उसके पीछे का रीज़न यही था कि हमारे जो CAPF है वो हमारे एक तरह से फ्रंट लाइन ऑपरेशंस जितने भी होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम उसका हिस्सा बनते हैं एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए उनको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों में अगर आप देखो सुप्रीम कोर्ट के बीच में एंड CAPF बिल के अंदर यहाँ पर टसल नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके अगेंस्ट CAPF बिल जो है इसको टेबल कर दिया गया है यहाँ पर। एंड जो स्टैग्नेंट करियर्स जो है CAPF के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि CAPF जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी ना, दैट केम ऑलमोस्ट 10 years आफ्टर द ओरिजिनल केस वॉज फाइल्ड। तो CAPF के अंदर जो अभी करंटली एम्प्लॉयज़ है ना, वो यही चीज़ बोलते हैं कि हमारे करियर के अंदर हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टैग्नेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि 10 से 18 साल की सर्विस जब हम कर लेते हैं उसके बाद जाके हमें पहली हमारी प्रमोशन मिलती है। तो एक तरह से लेथार्जी या इवन की मोनोटनस जो लाइफस्टाइल है वो जीने की आदत CAPF के जो जवान हैं उनको यहाँ पर पड़ जाती है। तो एक तरह से किसी भी तरह से करियर ग्रोथ उनको यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको ये कहना है कि बहुत सारे केसेस जो हैं व्हेन इट कम्स टू CAPF एंड सर्विसेज जो कि रिलेटेड हैं वो हमारे पास देखने को मिल रहे थे। तो हम ये वेगनेस को खत्म करना चाहते हैं एंड वी वांट कि जो IPS ऑफिसर्स हैं टिल द टाइम वो 1-2 साल 3 साल जब तक वो डेप्यूटेशन पे हैं वो CAPF का हिस्सा बने एंड जो रिक्वायर्ड रिक्विजिट ट्रेनिंग है उनको जो मिलती है CAPF जवानों को वो उनको भी दी जानी चाहिए, ताकि जो लिटिगेशन हमारे पास इतने केसेस आ रहे हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एंड इवन द अथॉरिटीज एंड कोर्ट्स के पास ना आए, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ कहती है। देन कोर सेक्टर्स पेस ऑफ ग्रोथ हाव्स टू 2.3% इन February, ठीक है, जो कि अब हमें कितना 4% के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा था। हमारी जो ग्रोथ है कोर सेक्टर्स की, 8 कोर सेक्टर्स है हमारे, उनमें से आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ एक कोर सेक्टर है जो कि अभी ग्रोथ दिख रहा है, दैट इज द सीमेंट सेक्टर, ठीक है। एंड वो भी अब आप देखो कि कार्बन इंटेंसिव है, बट अभी सीमेंट की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी पड़ने वाली है, क्योंकि जितना मिसाइल्स का जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर तोड़ मरोड़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, सीमेंट सेक्टर आने वाले टाइम में बूस्टअप ही होगा। बट कहने का मतलब यही है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर्स हैं इंडिया के, वो अब शार्पली यहाँ पर वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से आप देखोगे कि उनका जो सेल है वो गिरना शुरू हो गया है एंड ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए अगर आप देखो 2.3% के आसपास रह चुकी है, ठीक है। तो आपके नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब की जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, ठीक है। ग्रोथ इन फर्टिलाइजर जो है 5 मंथ लो पे है, 3.4% February, ठीक है। हाई बेस ऑफ 10.2 था February लास्ट ईयर के अंदर अगर हम डेटा को कंपेयर करें। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 1% से February के अंदर श्रिंक हो गया है। क्रूड ऑयल जो है वो 5.2% से श्रिंक हो गया है। एंड जो डेटा ये शो करता है कि क्रूड ऑयल, LPG एंड LNG कर्ब्स जो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से हैं, वो एक अपॉर्चुन टाइम दे रहे हैं लोकल आउटपुट कॉन्ट्रैक्टिंग को, मल्टीपल मंथ्स दे रहे हैं, एक ट्रेंड जो कि कंटिन्यू हो रहा है इन February होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देन रुपी स्लिप्स 82 पैसा टू 93.71 एज ऑयल क्रॉसेस $108 पर बैरल, ठीक है। देन अगेन US डॉलर जो है परफॉर्मिंग वेल अगेंस्ट इंडियन रुपी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है कि जो अब बेसिक आइडिया है इसके 93.71 पैसा जो है 93 रुपीज़ एंड 71 पैसा अगेंस्ट $1 US। द रीज़न बिहाइंड दैट अगेन वही चीज़ आ जाती है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, इवन सरप्लस रुपी की सप्लाई इन द मनी मार्केट ऑल्सो। एंड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे पास जो देखो कि आप जो डॉलर्स के अंदर रुपी की सप्लाई के अकॉर्डिंगली इंडियन मार्केट है बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, सेम रीज़न गोज़। तो अब इसी वजह से आइडिया क्या है कि इवन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि 95 रुपीज़ के आसपास तक भी जो ये अब हमारा लोअर लेवल है रुपीज़ का अगेंस्ट US डॉलर, वो आने वाले टाइम में हो सकता है। देन पैनिक बाइंग इन वेस्ट एशिया एड्स राइस फूड आइटम एक्सपोर्ट। थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ इंडिया के लिए कि पैनिक बाइंग जो वेस्ट एशिया के अंदर यहाँ पर हो रही है, स्पेसिफिकली किसकी, बासमती की,
एंड द डेली नीड्स पे जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, एडिबल्स फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इट जो कि अब इंडिया की तरफ से ही सप्लाई किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं इन द वेस्ट एशियन नेशंस, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पता नहीं है अब लड़ाई कितनी लंबी चलेगी यहाँ पर, है ना। तो इसी वजह से अब उसकी जो सप्लाई है, क्योंकि लोग जो है क्या कर रहे हैं, पैनिक बाइंग करना शुरू कर रहे हैं, स्टॉक पाइलिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो इसी वजह से अब जो लोग हैं वो रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली डिमांड काफ़ी ज़्यादा, सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि जो अब आप कह सकते हो वेसल्स है वो तो अटकी हुई हैं, बट इसी वजह से अब क्या हुआ है कि वेस्ट एशियन जो नेशंस हैं उन्होंने थोड़े बहुत जो पोर्ट्स है उसको ओपन करना शुरू किया है, जिस वजह से जो सप्लाई इंडिया की रुकी हुई थी, एक्सपोर्ट्स रुके हुए थे इन द यू कैन से ग्रेन सेक्टर, वो अब बढ़ने के चांसेस हैं। इंडिया को मे भी यहाँ पर फायदा हो सकता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बट प्राइसेस वेस्ट एशिया के अंदर बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम है फॉर द वेसल्स है, इंश्योरेंस है फॉर द वेसल्स ऑल्सो, वो भी इंक्रीज हो चुका है ना। तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है ऑफ ऑल दोज कमोडिटीज वो वेस्ट एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। ये आपको सिंपल सी न्यूज़ बताती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिव्यूज फार्मर्स लॉसेज एमिड एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो वेदर कंडीशंस एडवर्स ही है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में भी देखो, पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है, नहीं कोई मौसम नहीं है इस टाइम पे बारिश होने का। फरवरी में बारिश होती थी, वो हुई नहीं, एंड एकदम 30-32 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका था नॉर्थ इंडिया के अंदर, है ना, जो कि जनरली फरवरी में नहीं होता। एंड मार्च के टाइम पे आप देखो वापस से बारिश हो गई है एंड ठंड हो गई है। एंड आने वाले टाइम में इवन की जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको हम IMD बोलते हैं, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने वार्न किया है कि ऐसा जो चेंजेस इन मौसम जो है या इन वेदर डिपिक्टेड है एंड प्रेडिक्टेड भी है कि ये चीज़ होगी, तो इससे जो लॉसेज हैं वो हो सकते हैं फार्मर्स को। इससे पहले कि अर्ली प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट हमें है, एंड प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू फूड ग्रेन्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले टाइम में जल्दी से शुरू करेगी, ताकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं वो भी हो, एंड जितना भी स्टॉक है उसको जल्दी से अब बचाया जा सके, अनाज ना सड़े, एंड इस इन ल्यू ऑफ दैट द फार्मर्स दे ऑल्सो गेट द पेमेंट एज सून एज पॉसिबल। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इसी को लेकर मीटिंग की है, एंड गवर्नमेंट रिलीज में मिनिस्टर ने यही कहा है कि इमीडिएट नीड है फॉर द फार्मर्स के प्रोसेस करें हम उनके इंश्योरेंस क्लेम को भी, एंड रिलीफ मैकेनिज्म्स इन डिटेल डिस्कस किए जा सके, एंड जो पॉलिसी मेजर्स एंड इंश्योर करना कि आउटरीच करें हम वेरियस स्कीम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि कोऑर्डिनेट की जाए इफेक्टिवली, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको टाइमली सपोर्ट दिया जा सके, जिनको नुकसान भी अगर होता है। जो फार्मर्स हैं उन्होंने सफ़र किया है लॉसेस, इंश्योरेंस क्लेम्स जो हैं प्रिपेयर किए जाने चाहिए प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली, ताकि हम सपोर्ट करें अपने फार्मर्स को, फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। तो अब एडवर्स वेदर्स अहेड, IMD की तरफ से यही स्टेटमेंट आई है कि पॉसिबिलिटी ऑफ 2 more वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन द कमिंग डेज। तो यही चीज़ है कि पल्सेस के टाइम पे उन्होंने यही बोला कि सेंटर विल प्रोक्योर वट एवर क्वांटिटीज प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। तो प्रोक्योरमेंट यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, पल्सेस के केसेस में भी एंड फूड ग्रेन्स के केसेस में भी प्रोक्योरमेंट जल्दी से जल्दी सरकार करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आज की न्यूज़ का सिलसिला आपका यहीं पे समाप्त होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारी जो टोल फ्री नंबर है 1800-8903-043 उस पर भी कॉल करके बैचेस के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। एंड 2027 के जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी अब फाउंडेशन बैचेस ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं, तो डू चेक आउट दोज कोर्सेज एज वेल। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आर टीम विल रीच आउट टू यू। एंड कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, एंड डाउट रेजोल्यूशन जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आपका एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।